Assalamualaikum and a very warm welcome to the show. न्यूजी लैंड ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज सिक्योरिटी खदशात की वजह से मनसूख कर दी है। आज रावलपिंडी में पहला वनडे मैच था जो ऐन वक्त पर कैंसिल करना पड़ा। पाकिस्तान ने इस दौरे के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से सीरीज मनसूख ना करने की दरख्वास्त भी की और न्यूजीलैंड टीम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवाई, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। सिक्योरिटी खदशात का ताल्लुक अफगानिस्तान की सूरत हाल से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला है। अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है उसका यकीनन डायरेक्ट ताल्लुक तो ज़रूर है पाकिस्तान के साथ, मगर इस सीरीज़ के मनसूख होने का क्या इम्पैक्ट आएगा। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि और भी बहुत सारे इवेंट्स पाकिस्तान में होने हैं, मोराल कैसा है। और जैसे कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसमें बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के मुहर्रकात भी शामिल हैं। क्या वाकई ऐसे? हम इससे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सीनियर पैनल मौजूद है। थैंक यू सो मच फादर सैन फॉर बीइंग ऑन माय प्रोग्राम। वेरी वार्म वेलकम, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियर। थैंक यू। सो क्या इसके में वाकई फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व है? क्या इसमें वाकई रीजनल इशूज़ हैं या हमें वाकई सिक्योरिटी के खदशात हैं? देखिए फिर ये एक तो मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, बड़ा मुश्किल है कहना, ऐन मुमकिन है हो, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो यही है कि भाई कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल है और कुछ बना है। अब जाहिर बात है न्यूजीलैंड के पास कुछ ना कुछ तो कोई एविडेंस होगा जिसकी बुनियाद पे उनकी वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है। उसकी वजह ये है कि देखें, अनलेस को बहुत ही को बड़ी चीज़ उनके पास आ गई है जो वो पाकिस्तान से शेयर भी नहीं करना चाह रहे, इस तरीके से यहाँ पे आकर बिल्कुल आखिरी लम्हे पर इस तरह का फैसला करना, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के ऊपर उसका किस तरह का मनफी असर होगा, तो ये यानी आप तवक्को नहीं करते कि कोई एक मुल्क, जिम्मेदार मुल्क और उसकी एक जिम्मेदार हुकूमत और उसकी एक जिम्मेदार वज़ीर आज़म जिनकी दुनिया में इतनी वाहवाह हुई है, वो ये इस तरह की मामलात को सामने रखते हुए ये फैसला करेंगे। तो अगर वाकई में कोई इतनी खौफनाक सूरत हाल थी जो उनको बिल्कुल अभी मालूम हुई है, तो और कुछ नहीं तो कम अज़ कम उनको पाकिस्तान से शेयर तो करना चाहिए। देखिए ना, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद उनसे बात की है, तो अगर वो उनके साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इस तरह मुंह उठा के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही हमारे लिए तो बहुत नुकसानदेह है। और अगर आज पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड पे जो है वो उस फैसले पर दुख भी और गुस्सा भी है, तो मेरा ख्याल है जस्टिफाइड है। राइट। सो आदिल शाहज़ेब, सिर्फ न्यूजीलैंड तक का ये मामला नहीं लग रहा। हम जानते हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी आना था। कुछ एनालिस्ट जो कि क्रिकेट को बारे में कमेंट्री करते हैं वो पहले ही खदशात का इजहार कर रहे हैं। प्रेस रिलीज़ भी आ गई है अभी इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम 2 दिन में फैसला करेंगे। सो आपके ख्याल से ये मामला आगे भी जा सकता है? देखिए, ये इट्स अ सैड डे अगेन पाकिस्तान के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट्स में देखें तो देखें, अगर वो इसको लिंक करें, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर सिक्योरिटी सिचुएशन से वो लिंक कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान से लिंक कर रहे हैं, तो वो बात कुछ समझ में नहीं आती। क्योंकि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने में सबसे कम कैजुअल्टीज़ हुई हैं पिछले 20 सालों में। तो व्हाट कैन बी द अदर रीज़न? और वो हमें सामने नज़र अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि एक जो ऑप्टिक्स गई है, एक जो मैसेज गया है दुनिया को कि जी पाकिस्तान अब सेफ नहीं रहा इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए, ये मेरा ख्याल है कि इससे ये मैसेज ज़रूर जाएगा। और इसके पीछे ऑब्वियसली एक जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं जो अब हमें नज़र आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से, आप यूएस पॉलिसी स्टेटमेंट्स देख लें या उनका मीडिया देख लें, एक जो हम बात कर रहे थे कि ये नज़ला आके हम पे गिरना है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन आई सी दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और एक प्रेशर पाकिस्तान पर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी हर तरफ से, ये उसका मैं आगाज़ समझ रहा हूँ। एंड अगेन हमारे पास उस तरह की अभी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि हम ये वसूख से कह सकें कि उसी तरफ ये मामला जा रहा है, लेकिन नज़र ये आ रहा है फ़िलहाल कि ये उसी तरफ एक स्टेप लेने की कोशिश की गई है। और आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, ज़ाहिरी बात है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस वक्त बैठ के ये कहें कि जी वहाँ पे चूंकि जो सिचुएशन बन रही है उसकी वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में ख़राब हो रही है,
वो कोई लॉजिकली मतलब कोई लॉजिक उसका कोई रैशनल मुझे And as समझ you नहीं आ said कि रहा. international news So ज़्यादा there बनेगी, are लोगों को probably message है. other reasons behind it. We just have to wait and see for a couple of more days कि किस तरफ बात जाती और है. इसमें देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो रिएक्शन है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. एक तो इमीडिएट रिएक्शन है कि आपने जो है वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया, वो तो ठीक है, बनता ही है. लेकिन इसके आगे चलकर हमने इसको किस तरीके से डील करना है, क्योंकि आदिल बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि वो हमें पिछले चंद दिनों से जो हमारे वर्स्ट फेयर्स थे ना वो हुए तो नहीं है और अल्लाह ना करे कि हों, लेकिन जो हमें आवाज़ें आ रही हैं वाशिंगटन से और दीगर जगहों से, वो जो स्केप गोटिंग का खतरा था अब उस तरफ हल्का हल्का हमें नजर आ रहा है. तो उसको इससे जोड़ना नहीं जोड़ना, क्या करना, इस टीम की, न्यूजीलैंड टीम की दौरे की कैंसिलेशन की का रिस्पांस हमारा बड़े सोच समझ के होना चाहिए. राइट वैसे कम टुवर्ड्स यू, लेकिन कुछ बातें हो भी रही हैं. मसलन वज़ीरिस्तान के कुछ हिस्सों में अनरेस्ट की खबरें आई, रिसर्जेंस ऑफ टीटीपी भी हमने थोड़ी थोड़ी देखी. इंटीरियर मिनिस्टर से जब हमने ये सवाल किया, उन्होंने कहा यकीनन परेशान कुन इतलात हैं, और स्पॉयलर्स को तो कोई भी डिनाई नहीं करा. तो सिक्योरिटी के खदशात क्या जिस तरफ से भी हों मौजूद हैं इस वक्त, या फिर ये जो बात हमने कहा कि कॉशियसली कही जा सकती है कि प्रेशर टैक्टिक तो हो सकती है ये पाकिस्तान पे डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर यकीनन रीजनल इश्यूज की वजह से है. उवैस सईद साहब. पर ये देखिए, जो फहद जो कह रहे थे कि ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना फैसला है न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड का, न्यूजीलैंड की हुकूमत का, न्यूजीलैंड की वजीर आजम का, जिनकी हम बहुत पजीराई करते रहे हैं माजी के अंदर. वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब आपने अपनी टीम को भेजा 2002 के अंदर, शेरटन एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 11 सबमरीन फ्रेंच इंजीनियर्स की किलिंग हुई थी, अगर आपको याद हो, कराची में. उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उसके सामने वाले होटल पीसी होटल में थी, और उसके बाद से ये दौरा था. तो हम वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और ये हमारी जो बाहरें हैं क्रिकेट की, ये बड़ी कोशिशों के बाद हुई हैं. तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड की हुकूमत ने हमारी क्रिकेट का, आप यकीन कीजिए कि हमारी क्रिकेट का कत्ल कर देगी ये मुतरादिफ है ये फैसला. उसकी वजह क्या है, मेरी बहुत ही आला ज़राए से बात हुई है. ये एक पूल है एम्बेसीज का, जो गैर मुल्की एम्बेसीज है इस्लामाबाद में, उसमें से एक एम्बेसी ने इनको कहा कि जी हमें कोई इस तरह का सिक्योरिटी अलर्ट है, और उसकी बुनियाद पे न्यूजीलैंड ने आज सुबह को पीसीबी एक पूरा बयान भेज दिया कि यूनिलैटरली हम ये फैसला कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग ऑफ द सीरीज, और अब उनकी टीम को वापस बुला रहे. कई दफा उनसे पूछा गया कि भाई किस नौयत का ये अलर्ट है, किस तरह का, आपको किसने इन्फॉर्म किया है, कुछ नहीं बताया. हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये अश्योर दिलवाया, इनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया. ये एक प्रैक्टिस डे 1 पे आए, प्रैक्टिस डे 2 पे आए. दे वर सेटिस्फाइड, दे वर totally satisfied. They have been asked on numerous occasions by the PCB officials and otherwise. उसके बाद रमीज राजा और दूसरे आला ओहदेदार हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को लोकेट किया. इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की वजीर आज़म को फोन किया और उनको ये यकीन दिलाया कि जी मेरी हाईएस्ट लेवल पे बात हुई है, आप इसको इस तरह यूनिलैटरली नहीं करें, हम आपको श्योर दे रहे हैं कि स्टेट प्रोटोकॉल है, स्टेट सिक्योरिटी है, ऐसा कोई खतरा नहीं है. अगर देखिए फरिया, इसके अंदर साजिश भी लगती है, और हम बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हैं इस फैसले से. मैं अगर काउंटर आर्गुमेंट करूं फरिया कि हमारी टीम क्राइस्ट चर्च के अंदर टेरर अटैक के बाद खेली थी, तो अगर हम कहने लगते कि जी आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, हम यहाँ पे नहीं खेल सकते, तो क्या ये जस्टिफाइड था? हम समझते हैं कि हम किसी भी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद उसके रिवाइवल, उसकी रौनकों की रिवाइव होने की कोशिशों में हम साथ साथ हैं. वो इस वजह से कि वी हैव गॉन थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस. इतना इररिपेयरेबल हुआ है हमें क्रिकेट का, और आज के फैसले से इसके अंदर जो भी ढूंढते रहे, पीसीबी के आला ज़राए से बात हुई है, कोई उनको रीजनिंग नहीं बताई, कोई वजूहात नहीं बताई. आप हम पे यकीन रखें, आप हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज पे यकीन रखें, आप हमारे वजीर आजम पे यकीन रखें. मैं समझता हूँ कि न सिर्फ फैंस डिसअपॉइंटमेंट हुए, बल्कि वजीर आजम, न्यूजीलैंड की हुकूमत ने और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने हमारी क्रिकेट को एक दफा फिर पीछे धकेल दिया है, कई बरस पीछे धकेल दिया है.
काबुल में इस्तेकाम के आसार पॉलिटिकल इस्तेकाम अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तालिबान हुकूमत अभी तक प्रॉपर तरीके से फाल नहीं है। अफगान बैंक्स में डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं। बैंक्स ने तालिबान हुकूमत से फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। अफगान अवाम यकीनन परेशान भी हैं। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत हो रही है, जिसके बारे में खुद तालिबान ने बताया है कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है। तालिबान हुकूमत के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी फैली। डिप्टी वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर कई दिनों से मंजर आम से गायब रहे। उनके ज़ख्मी होने की अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं। फिर उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें अपनी गैर हाजिरी की वजाहत दी। लेट्स वॉच हिम। زه الحمدلله جوړ او روغ یم او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. بله خبره دا چې موږ سفر درلودی کابل څخه د کابل څخه نو هلته مو رسنۍ ته لاسرسی نه کېدی چې دا خبره رد کړو. सफाद साहब, गवर्नेंस एक वैसे ही बड़ा मसला होता है। पहली दफ़ा गवर्नेंस हमने अपनी पीटीआई को देखा क्या क्या उनको चैलेंजेस का सामना था, लेकिन तालिबान तो एक बहुत मुख्तलिफ तरीके से ट्रांजिशन उनकी हुई है। ये चैलेंजेस मुश्किल होंगे आगे? देखिए, चैलेंजेस मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं और उसकी देखिए दो तीन बड़ी अहम वजूहात हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए कि सबसे बड़ा तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। जब तक उनकी गवर्नमेंट की रिकग्निशन नहीं होगी तो उनको ये मसाइल रहेंगे। लेकिन आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है यूएन की, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ पे एड्रेस किया। उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको आप डी लिंक करें जो पॉलिटिकल रिकग्निशन है उसकी गवर्नमेंट की, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे होते जा रहे हैं फरिया कि वो जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल पॉवर्टी। वो अगले साल तक अगर उनको उस तरीके से बाकायदा एंगेजमेंट ना हुई तो अफगानिस्तान में यूनिवर्सल पॉवर्टी विच इज 90% प्लस वो होने जा रही है। वहाँ पे कैश खत्म हो रहा है, वहाँ पे लोगों की सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। जो एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर वहाँ पे किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है उनको ना रिजॉल्व किया गया। तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरा, उससे जुड़ा हुआ ये है कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि देखिए, चले मिसाल के तौर पर कुछ वेस्ट को प्रॉब्लम्स हैं कि जी हम जब तक वो ये ख़वातीन के मामलात को ठीक नहीं करते या XYZ नहीं करते तो हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये भी जहन में रखें कि अगर किसी को तालिबान की गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सजा वो अफगानिस्तान के लोगों को क्यों दे रहे हैं। ये पाकिस्तान भी यही पॉइंट रेज कर रहा है कि देखें, अगर वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया और गवर्नेंस और इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? अमेरिका तो नहीं होगा, ना ही रूस होगा, हम होंगे। सारे रेफ्यूजीज इधर आने हैं, सब स्पिल ओवर इधर होना है। और अगर तालिबान की गवर्नेंस और इकोनॉमिक जो सस्टेनेंस कोलैप्स करती है, सिविल वॉर होती है, तो सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होता है? हम होते हैं। तो हमारे लिए तो ये सबसे क्रिटिकल इशू है। चुनाचे अगर हम ये कह रहे हैं बार बार कि कुछ ना कुछ आप तालिबान को हेल्प करने के लिए करें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उसका मतलब ये कि हमारा अपना स्टेक है। पर आप तालिबान को आपने स्टडी किया, फॉलो किया, आपके ख्याल से तब्दीली है उनमें, कैपेसिटी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली तो नजर नहीं आ रही है। आदिल तो होके आए, तो खुद देख के भी आए हैं। जो हम समझ रहे थे कि जी वो बार बार कहा जा रहा था कि जी तालिबान 2.0 आ रहे हैं, वो 2.0 तो नहीं है, शायद 1.25 शायद आ गए हो तालिबान, क्योंकि उनको अभी तक तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ऑप्टिक्स उनकी उसी तरीके के हैं। अब बाकी उनके आपस में झगड़ों की बातें हो रही हैं, तो अभी तक तो कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी हट दर्मी की वजह से उनका मुल्क जो है उसका उस पे इम्पैक्ट होगा। और साथ देखिए, मुझे तो अपना इंटरेस्ट है भाई, पाकिस्तान के ऊपर ये चीजें आनी चाहिए। हम पहली बात भुगत चुके हैं, और ये जो टेररिज्म का थ्रेट और ये जो कैंसिलेशन हुई है, ये खतरात ही है ना वहां से। चले न्यूजीलैंड तो गलत किया, लेकिन हमें अपना खतरा तो है। टीटी पिछले दिनों से जितने वाकयात हो रहे हैं, टीटी भी क्लेम कर रहा है, तो ये इश्यूज तो हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान जब ज्यादा जोर और शोर से ये कह रहा है कि जी इस मसले को हल करें और तालिबान को कुछ हद तक सस्टेन करें, तो मेरे ख्याल इस बात में वजन है। राइट सर, क्योंकि आप यू आर ऑन ग्राउंड, लोगों के आप खदशात बताते भी रहे। जो आम पब्लिक है उसमें कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स तालिबान, और खदशात क्या हैं? देखिए, वो एक्सेप्टेबिलिटी तो मेरे ख्याल में शुरू में थोड़ी बहुत अगर हमने देखी तो उसकी बड़ी वजह अशरफ गनी रजीम से लोगों का तंग आना था, करप्शन, मिस गवर्नेंस, वो सारा था। फिर तालिबान के लिए सिंपैथी भी
किसी न किसी हद तक थी, लेकिन अब आगे जाके जो डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल रिकग्निशन का रास्ता है ना, वो डोमेस्टिक रिकग्निशन से होके जाता है। तालिबान को ये समझना पड़ेगा, और डोमेस्टिक रिकग्निशन के लिए तालिबान का आगे जाके जो कॉन्डक्ट होगा वही तय करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने देखा, स्पेशली पॉइंट नंबर 1, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो उस तरह से इंक्लूसिव किसी भी एंगल से वो इंक्लूसिव नहीं लग रही थी, और ना इंक्लूसिव गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी विद इन द तालिबान मैंने देखी वहाँ पे। और मैं वहीं से कह रहा था, अभी अनाउंस नहीं हुआ था, कि ये तकरीबन नामुमकिन लग रहा है कि वो किसी ऐसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को शामिल करें जो कि गनी रिजीम में या करजई साहब के रिजीम में, मतलब पिछले 20 सालों में शामिल रहा। डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, तो उनके लिए इंक्लूसिव की मिसाल ही कुछ और थी, और वो ज़्यादा देख रहे थे कि जो तालिबान के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। और हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ऐसे अनाउंस हुई कि जिसमें 60-70% वही लोग थे जो कि 1996 से 2001 तक की इनकी गवर्नमेंट में शामिल थे, जिन्हें हार्ड लाइनर भी दुनिया जो है डिफरेंट एंगल से समझती है। तो उससे एक मैसेज ये देना चाह रहे थे तालिबान अपने रैंक एंड फाइल को कि हम नहीं बदले, हमारी वही आइडियोलॉजी है जिसके लिए आप 20 साल लड़े हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि दुनिया ने उन्हें कहा कि अच्छा ये तो इस तरह से तो मामला नहीं जाएगा। तो ये चैलेंजेस तालिबान को हैं, और इससे सफ़र हो रहा है कॉमन अफगान। देखिए, आपकी एटीएम में पैसे जब मैं वहाँ था तो ख़त्म हो चुके थे। अब सरकारी मुलाजमीन अपने कामों पे नहीं आ रहे थे, अगर वो कामों पे आना शुरू भी कर दें, जो थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया, उनको आप तनख्वाहें कहाँ से देंगे? जो लोग चले गए अफगानिस्तान से वो तो चले गए हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, स्कूल्स वगैरह बंद है सारे। इसके अलावा आपका कैश फ्लो जो है ना, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर वहाँ पर अफगानिस्तान में बंद हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। साथ में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में, कि हमें देखें एक चीज समझनी होगी। ये वैसे मैं आपकी गवाही दे दूं, ये शमैन के साथ बड़े प्रोग्राम कर चुका हूँ। ठीक, ये पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही है वो उस टाइप की नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि उसमें वो अब्दुल्ला ये पहले दिन से आदिल कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ही ताजक और अपनी हजार डाल दिए। बिल्कुल, तो ये जो कह रहे थे वो सही नहीं। मैं शुरू से ये कह रहा था कि उनके लिए इंक्लूसिव का मतलब ये है कि उज़्बेक तालिबान, ताजिक तालिबान, हजारा तालिबान। लेकिन इवन अगर उस डेफिनेशन पे भी हम जाएं तो 35 रुकनी काबीना में अगर आप 32 पश्तून तालिबान शामिल कर देते हैं तो इसको तो इस लिहाज से भी इंक्लूसिवनेस जो है वो नहीं होती। मैं पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। देखें, हमें 3 चीज़ों को सोचना होगा। एक तो तालिबान की उनका टेक ओवर हो गया, सारा सब कुछ हो गया, 1 महीना गुजर गया, स्केप गोटिंग। ये फाद साहब जो कह रहे हैं ना कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था, एक मैं स्केप गोटिंग की कर रहा था, जो हमें अब साइंस अभी नजर आना शुरू हो चुके हैं। तो हम तालिबान की वकालत में इतना आगे ना जाएं कि हमें यही स्टेटमेंट्स हमारी फॉरेन मिनिस्टर की और बाकी लोगों की वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। हमें इसमें बड़ा केयरफुली देखें। ब्रीफिंग में एनएसए की जो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं है लेकिन आएगी स्केपगोटिंग, पाकिस्तान ने खुद ये बात कही। बिल्कुल ये था, लेकिन देखिए हमें एक चीज हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए ना कि हम तालिबान की इस वक्त गवर्नमेंट है, तालिबान का अपना वजीर खारजा मौजूद है। लेट द तालिबान प्लीड देयर केस विद द वर्ल्ड। ठीक, हमें स्केप गोटिंग मद्देनजर रखनी चाहिए। हमें जो टीटीपी का खतरा है वो मद्देनजर रखना चाहिए। हमें फिर स्पिल ओवर, एक जो आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर, एक ऑपरेशनल स्पिल ओवर जो हमें हाल नजर भी आ रहा है, ठीक है, इन चीजों पे हमारा फोकस रहना चाहिए। और हमें क्लैरिटी के साथ तालिबान के साथ बैठ कर के जी आपके तो जो मसाइल हैं हम जितना आपका हेल्प कर सकते हैं वो हमें स्पिल आउट करना चाहिए कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे इंटरेस्ट हैं, हम आपके साथ इस तरह से आगे जाएंगे। लेकिन वी आर नॉट तालिबान, हम पाकिस्तान हैं, ये हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि we don't want to be Taliban also। ये बड़ी अहम बात है। हम इसी को अगर आगे लेके चले तो अमरीकी हुकूमत इनखला में जल्दबाजी और इंतजामी पर तनकीद की जद में ये तो नजर आ रहा है। सो जो शिकस्त है उनकी वो अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करी है, तालिबान की मदद के इल्जाम भी लगे। लेकिन अब अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि खुद अमेरिकी हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत तालिबान को काबुल पर कब्जा करने दिया। कल अमेरिकी सेनेट में खारजा कमेटी की समाअत के दौरान डेमोक्रेट के सेनेटर क्रिस वॉर्न ने भी कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद फराहम की है। लेट्स वॉच हिम।
Mr. Secretary, isn't it a fact that the Trump administration asked the Pakistani government to release 3 Taliban commanders as part of that process? And one of them is a person who's now number 2, Baradar. He's the person everybody saw in those photos in Kabul. And there was another senior commander released. And they began the discussions in Doha. They did not include the Afghan government, did they? And they, in fact, essentially pressured the Afghan government to release 5,000 Taliban fighters, right? Many of those fighters involved in the attack on Kabul today. The Trump administration, through those negotiations, set it up perfectly for the Taliban. So, अवैस तौहीद साहब, evolving situation है, बहस मुसलसल हो रही है. हमने ये भी देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अफ़गानिस्तान से मशरूत किया. हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो देख इसको इसी तरीके से रहे हैं. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात और पाकिस्तान का लाहे अमल क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मैं आप इजाज़त हो तो जो शाहजेब बात कर रहे थे और फाद बात कर रहे थे, देखिए ये बदला हुआ अफगानिस्तान है, इसके अंदर बदली हुई हैयत है. तो ये पुराने लेंस से ना देखा जाए कि 1996 से 2001 का अफगानिस्तान बिल्कुल डिफरेंट था. इस 20 साल के अंदर अफगानिस्तान में एक नई नस्ल पैदा हुई है और जिसकी रिजर्वेशंस हैं अफगानिस्तान से, और वो बराह रास्त अफगानिस्तान तालिबान को चैलेंज कर रही हैं. तो एक जो यंगर जनरेशन है वो उसकी रिजर्वेशंस हैं, वो एक आपको इनविजिबल जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है, सोशल मीडिया पे जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वो रेजिस्टेंस है. और दूसरी ये है कि तालिबान से वेस्टर्न वर्ल्ड की ये कौन सी उम्मीद है कि वो इस मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलाएगा और पार्लिमानी अंदाज में चलाएगा. ये 20-22 साल पे जंगजू हैं, पहाड़ों पे लड़ाइयाँ की हैं, गुरिल्ला लड़ाई की है. एकदम आके ये पार्लियामेंट भी बना देंगे और ये कैबिनेट भी बना देंगे, कैबिनेट भी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और सारी मिनिस्ट्रीज को भी ऑर्गेनाइज कर देंगे. ऐसा नहीं है, और ये अमेरिका को अच्छी तरह पता था. दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में डिप्लोमेटिकली जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं वो कतर कर रही है. तो कतर पाकिस्तान नहीं, जिस तरह आदिल शाहजेब कह रहे थे, थोड़ा सा मैं उनकी इजाफा करना चाह रहा हूँ, कतर कर रही है. और उसके बाद पाकिस्तान के पुराने चैनल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात है और जो रवाबित है, वो पुराने अंदाज में भी नहीं बढ़ेंगे. अब ये तालिबान जो है मॉस्को के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये कतर के अंदर, इनका अब एक्सपोजर हो गया है, एक्सपोज है ये. हाँ, ये जरूर है कि इस एक्सपोजर से एक फ्रैक्शंस क्रिएट हो गए हैं विद इन तालिबान, जिसका आप अपने इब्तिदाई में जिक्र कर रही थी. जिस लड़ाई की अफवाहें गर्म हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, वो ये है कि एक तो जो दोहा ऑफिस है जिसमें मुल्ला बरादर वगैरह हैं, अब्बास सिस्तानकज़ई साहब हैं और दूसरे लोग हैं, और उनके हामी लोग हैं जो कंधार हिम्मत से हैं, जो पुराने लोग हैं. दूसरा एक हक्कानी ग्रुप है जिसकी एक बड़ी लॉबी है. तो ये इनके अंदर जो फैक्शंस हैं उनको ये पता है कि अगर वो कोई रेवोल्यूशनरी चेंज लाएंगे अपने नजरिए के अंदर या अपनी पॉलिसीज में, तो फिर जो फाइटिंग फोर्स है, जो सोल्जर ऑन ग्राउंड है, वो उसके खिलाफ रिबेल करेगा. अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा भी बन सकता है, इसलिए पाकिस्तान तालिबान पर बार बार जोर देते रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दें. तालिबान के कब्जे के दौरान जेलों से हजारों की तादाद में कैदी फरार हुए, जिनमें कलअदम टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्द भी शामिल हैं. इस पर भी हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया है. पाकिस्तान की जानिब से टीटीपी के अरकान को आम माफी की पेशकश के बारे में बात शुरू हो गई है. इस बारे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, लेट्स वॉच है. हम अशरफ गनी हुकूमत को मुसलसल कालादम टीटीपी के ठिकानों की निशानदेही करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन न लिया. अब हम देखते हैं कि तालिबान इनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं. अफगान जेलों से टीटीपी के कैदी निकलने की खबरों पर तशवीश है, लेकिन तालिबान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का ऐलान खुश आइंद है. अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस न होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो पाकिस्तान उन्हें माफी देने पर गौर करने के लिए तैयार है. उवैस तौहीद साहब, क्या ये पॉसिबल है टीटीपी को माफी देना? देखिए, बहुत ही एक टाइट रोप वॉकिंग है और एक बिटर पिल्स है जो सामने है, और परमानेंट पेन है हमारे सामने ये टीटीपी का, जो यहाँ से भाग के गए और कुन्नर, नूरिस्तान और नंगरहार और
ان جگہوں پہ پناہ گاہیں استعمال کی اور وہاں سے ہمارے خلاف مستقل ٹیرر اٹیک کریں. دیکھیے ایک تو تلخ حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان ان کے خلاف آرمی ایکشن نہیں کریں گے جہاں تک مجھے ان کی ڈائنامکس کا اندازہ ہے, کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے اراکین جو پہلے ہی داعش کی ایڈیالوجی کے قریب ہے, جیسے خالد عمر خراسانی وغیرہ جو کنیت خراسانی اپناتے ہیں, یہ ادھر چلے جائیں گے. اور پاکستان کو بھی یہ خدشہ ہوگا کہ داعش مزید اسٹرانگ ہوگی ٹی ٹی پی کے اس سے, اور یہ کہیں مستقبل کے اندر پھر سے کہیں این ڈی ایس اور را کے کچھ عناصر کے ہاتھوں نہ چڑھے. ایک تو تلخ حقیقت یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے خلاف قتل عام کیا, ہمارے بچوں کو قتل عام کیا, ہماری خواتین کو بازاروں میں, مساجد کے اندر جو انہوں نے بام اٹیکس کیے, ان میں جو انوالو ہیں لوگ, ان کو پاکستانی کورٹس کے اندر ایک لیگل سسٹم کے تھرو جسٹس اپنا لے جو لینا ہے, فیصلہ وہاں سے ہونا چاہیے. ان کے لیے عام معافی میرے خیال میں بہت مشکل فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے. ایک بڑا بیک لیش ہے پاکستان کے اندر, غم و غصہ بھی ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کرے, اور اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر سیریس ایک بحث کے لیے لے کر آنا چاہیے. ایک لیگل ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے جو وہ ایک پورا ڈرافٹ کرے. اگر ہم اس کو ریڈیکیول کر دیتے کہ ہم نہیں بات کریں گے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ جو نظریاتی اندھے لوگ ہیں, ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واپس سوسائٹی میں لانا ہے تو ڈی ریڈیکلائز کس طرح کرنا ہے, فوڈ سولجرز کے لیے عام معافی دینی ہے, ان خطرناک جو دہشت گرد ہیں ان کو معافی نہیں دینی, ان کے لیے کیا راستہ اپنانا ہے قانونی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے, ایک کنٹینیوس ہمارے لیے پین رہے گا, لیکن ہمیں یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ ان سے بات چیت کس طرح کی جائے اور کن اصولوں پہ بات کی جائے, اور کیا ہم اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں. ویک وکٹ پہ کبھی بھی آپ اگر اجازت دیں, کیونکہ بہت ساری اہم باتیں کی ہیں ویسا صاحب نے, فاضل صاحب, لیکن جو انہوں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ. ابھی ہم نے فارن منسٹر کو دیکھا, عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ آپ ہی کے چینل پہ, وہ بھی یہ بات کہہ چکے. اٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیا پاکستان کی عوام ریڈی بھی ہوگی اس کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں اویس صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. اصل بات یہی ہے فریہ, جب یہ ایک دم ذکر آتا ہے تو ہر شخص چونکے گا, کیونکہ کس کو نہیں یاد کہ ٹی ٹی پی نے کس طرح کی یہاں پہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں, عام پاکستانی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ جو اس طریقے سے جنہوں نے ہنٹس ڈراپ کرنی شروع کر دی ہیں, یہ میرے خیال میں کچھ حد تک اس میں مجھے وہ غیر ذمہ داری کا رویہ جو ہے لگ رہا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں, آخرکار دنیا میں اس طرح کی ایگزامپلز ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور آپ کو بہت حد تک ایک براڈ کنسنسس کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے معاشرے نے سفر کیا ان لوگوں کے ہاتھوں. چنانچہ اس کا یہ جو طریقہ ابھی اویس صاحب نے ذکر کیا, یہ بالکل اچھا ہے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پبلکلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس طرح کے پلیٹ فارم میں آپ کا جو یہ شو ہے, اس طرح کے پلیٹ فارم پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کوئی ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ نے کن کو معافی دینی. یہ کہنا کہ جناب پوری کے پورے آپ جو تنظیم اس کو کر دیں گے, ہاں آپ افراد کی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی پیادے تھے, کوئی لو لیول لوگ تھے جو برین واش ہو گئے تھے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ تمام تر چیزیں پلان کی, جنہوں نے اس کے پیچھے جو ہے جن کا اصل ہاتھ تھا, آپ ان کو کس طریقے سے معاف کر سکتے ہیں؟ کوئی کویسچن آئیڈیولوجیکلی اندھے کا ان کو اویس صاحب نے, یہ صرف ایڈیولوجیکلی اندھے, ایڈیولوجیکلی ڈریون لوگ ہیں, یا ہم تو کہتے تھے یہ بھارت کی پراکسی ہیں؟ یہ بھی بات ہوتی رہی ہے. دیکھیے نا, یہ بات بالکل درست ہے, اور اس میں ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی, چاہے وہ این ڈی ایس ہو, چاہے وہ را ہو, چاہے وہ دیگر ہماری جو ہاسٹائل ایجنسیز ممالک ہیں. تو یہی وہ تمام معاملات ہیں جن کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں اس طریقے سے کہہ دینا کہ جناب ہم یہ سوچ رہے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ پریمپٹ کر رہا ہے اس اصل چیز کو, جو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے, پاکستان کی کلیکٹیو لیڈرشپ نے کرنا ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. سو کیونکہ آپ نے وہاں پہ کلوزلی ان لوگوں کو دیکھا ہے, اینڈ یس پاکستان کی سینٹیمنٹ یقیناً رہی ہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ, مگر ہم نے طالبان کے اپنے اندر ہی اختلاف ابھی دیکھ لیے ہیں اتنی جلدی.
سو آگے چل کر ٹی ٹی پی پہ کتنا ہولڈ ہے طالبان کا؟ کیا وہ یہ گارنٹی دے بھی سکتے ہیں کہ ہم بات چیت کی طرف جائیں؟ دیکھیں اس جو شاہ محمود صاحب نے یا عارف الوی صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگا، ایسے تو نہیں کہ وہ بیٹھ کے ان سے سوال ہوا وہ تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو افغان طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کے لیے ان کو واپس آنے دیں، ان کے لیے معافی کا اعلان کریں، اور جس طرح ہم نے معاہدہ کیا امریکہ کے ساتھ کچھ اس طرح کا آپ کریں کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کر لیں، اور وہ سارا تو ایک بات چل تو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم بار بار ہم طالبان کو افغان طالبان کو بھی کتنا پریشرائز کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے. ایگزیکٹلی ان کا دے ہیو اے لاٹ آن دیئر اون پلیٹ نمبر ون. اور وہ بار بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن یو ہیو ٹو ان ادر ورڈز یو ہیو ٹو ڈیل ود ٹی ٹی پی یور سیلف. پاکستان کو یہ بتا چکے ہیں. اب اس چیز کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک جس طرح فاض صاحب نے بھی کہا اور اویس توحید صاحب نے بھی کہا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ تو بالکل ہمیں کسی قسم کی بات چیت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ اے پی ایس اٹیک دیکھ لیں، ملالہ پہ اٹیک دیکھ لیں، جی ایچ کیو تک کو انہوں نے اٹیک کیا. مطلب جتنی ہماری فورسز نے قربانیاں دی ہیں اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہماری اپنی تاریخ میں. اتنی جنگوں میں ہمارا نقصان نہیں ہوا، ابھی تک ہو رہا ہے. کل پرسوں 6 جوان وزیرستان میں 7 جوان شہید ہو گئے. تو ہمیں obviously یہ سوچنا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ٹی ٹی پی اس طرح ایک آئیڈیالوجیکل لڑائی نہیں لڑ رہی تھی جس طرح افغان طالبان کے جی فورن آکوپیشن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. ایک ان کا موٹیو تھا. یہاں پہ جو ٹی ٹی پی تھی، دیکھیں یہ شروع ہوئی جو تحریک نفاذ شریعت محمدی مولانا صوفی محمد صاحب سے کچھ انسپائر ہوئے. سوات کے اپنے طالبان تھے، اب نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اپنے طالبان تھے. ان کا اپنا جو تھا ایک موٹیو تھا. ساتھ میں پھر یہ تھا کہ دیکھیں تھوڑا سا پشتون کلچر کو اگر ہم سمجھیں نا، اگر آپ کسی کو مار دیتے ہیں وہاں پہ تو وہ 300 سال جو ہے نا آپس میں پھر لڑتے رہتے ہیں. تو اس میں پرسنل اینیمیٹی بھی ہے. کسی کا باپ مارا گیا ہے، کسی کا بیٹا مارا گیا ہے، وہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا تھا. تو ایسے لوگ جو کہ رینک اینڈ فائل میں جو کہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور وہ واپس آنے کے لیے بھی تیار ہے، اور کچھ انفارمیشن ایسی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واپس آنے کے لیے تیار ہیں، ان پہ میرے خیال ہے کہ بالکل ان کو انگیج کر دینا چاہیے. یا تو ہم دیکھیں اگر امریکہ وہاں پہ طالبان کے خلاف 20 سال لڑتا رہا ہے، ہم بھی تو 20 سال سے حالت جنگ میں ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف، تو کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہے. لیکن کوئک کوسچن یس اور نو میں، آپ کے خیال سے پاکستان کی پبلک تیار ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. دیکھیے یہ زخم بہت گہرے ہیں، اور یہ کہنا کہ جناب ایک دم کوئی سوئچ ہے کہ آپ کبھی آن کر دیں کبھی آف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. What do you think? نہیں، تیار اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے، لیکن میں دوبارہ اپنے آرگیومنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ حل کی طرف جانا تو پڑے گا، یا پھر لڑنا پڑے گا. اور لڑنا آپ کو پھر افغانستان میں جا کے لڑنا پڑے گا. 5-6 ہزار کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے پر محنت کرنی پڑے گی، اتنی آرام سے یہ نہیں ہو سکے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ہم نے بہت اہم باتیں ڈسکس کی، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.